Dear student, my name is Professor Swapnil Sonone. My initial in Vidyalankar is Professor Triple S. And in this semester, I'm going to teach you a subject that is called as Internet Programming. इंटरनेट प्रोग्रामिंग आई गेस मुझे जो नाम दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर मेनी स्टूडेंट ऑलरेडी नोज मी. बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने लास्ट 2-3 सेमेस्टर से पढ़ाया भी है. ओके, तो इंटरनेट प्रोग्रामिंग आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन बस देखने वाले हैं. असली सब्जेक्ट हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू सी सम बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सब्जेक्ट. पहली बात तो सर इंटरनेट प्रोग्रामिंग है क्या? नाम से पता चलता है. इट इज अ प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट. प्योर प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट मतलब इसके अंदर आपको एक टाइप के नहीं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्रोग्रामिंग्स पढ़ने हैं. जैसे कि आप स्टार्ट करेंगे HTML से, बाद में CSS से, देन ग्रेजुअली हम लोग PHP देखेंगे. देन इसके अंदर जावा आता है पिक्चर में. जावा के थ्रू हम लोग सर्वलेट देखेंगे, JDBC देखेंगे, JSP देखेंगे. देन इसके अंदर अजैक्स आता है, देन रिएक्ट आता है, XML आता है. मतलब बहुत सारे टेक्निक्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आपको पढ़ने हैं. एंड ट्रस्ट मी, these techniques are extremely important nowadays. तो काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, काफी डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी है अपना ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग. चलो फिर आज से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं. जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, आज हम लोग इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ टेक्निक्स देखेंगे, एंड देन मे बी नेक्स्ट टाइम से हम लोग इसको काफी डिटेल में स्टडी करने वाले. तो सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग. अभी स्टार्ट करने जाओ तो जब आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग का कोई भी टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक या इवन गूगल पे ऊपर भी अगर आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग टाइप करोगे तो सबसे पहला विंडो या सबसे पहला प्रोमिनेंट टर्म जो आपको दिखाई देगा आपके स्क्रीन के ऊपर, दैट इज www. www स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. ये वर्ल्ड वाइड वेब एक कॉरपोरेशन है जिधर से ये इंटरनेट प्रोग्रामिंग टर्म कॉइन किया गया. बहुत सारे लोग www को सिर्फ वेब भी बोलते हैं. वेब मतलब सबको पता है ना, वेब मतलब इंटरनेट, जहां पे हम लोग अपने फाइल्स, अपना डेटा, अपने वेबसाइट्स सब स्टोर करते हैं. अगर आप वेब का डेफिनेशन देखो तो वेब का डेफिनेशन भी वही है. वेब मतलब वो कलेक्शन जिसके अंदर मैं अपने सारे वेबसाइट, अपने वेब पेजेस, अपना डेटा स्टोर करता हूं. दैट कलेक्शन, दैट रिपोजिटरी इज कॉल्ड एज अ वेब, or it is called as a www. I already said, let me share my screen and then we'll start. I already said, okay, is my screen visible to everyone? Yes, sir. Yes, I already said जो मेरा www या जो मेरा वेब होता है, उस वेब के अंदर मैं बहुत सारे वेब पेजेस स्टोर कर सकता हूँ, बहुत सारे वेबसाइट स्टोर कर सकता हूँ, बहुत सारे इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, ऑलमोस्ट सारे टाइप का डेटा मैं मेरे वेब के अंदर या मैं मेरे www के अंदर स्टोर कर सकता हूँ. www इज अ कम्युनिटी, जो कम्युनिटी 1980 में एस्टैब्लिश हुआ. www हाईलाइट तब हुआ जब www कंपनी ने दुनिया के सामने एक आर्किटेक्चर रखा, जिस आर्किटेक्चर का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तब तक लोगों को क्लाइंट, सर्वर ये वर्ड्स पता नहीं थे. www ने, वेब ने पहली बार ये वर्ड्स सबके सामने इंट्रोड्यूस किए. क्लाइंट सर्वर, ये क्लाइंट और सर्वर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, इसके लिए आर्किटेक्चर को बोला जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. आपके चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक यही है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. व्हाट इज इट? www ने, जैसे मैंने बोला, दुनिया के सामने क्लाइंट और सर्वर ये दो वर्ड्स रखे.
उन्होंने सिर्फ क्लाइंट सर्वर ये दो वर्ड्स ही नहीं रखे, उन्होंने ये भी बताया कि क्लाइंट मतलब क्या एंड सर्वर मतलब क्या। अगर मैं क्लाइंट और सर्वर का एक लाइन का डेफिनेशन दूं, तो क्लाइंट का डेफिनेशन दिया जाता है, क्लाइंट कैन बी एनीवन, client can be a machine, client can be an application, client can be a program, even client can be a person. Anyone who always wants the service is called as client. मतलब कोई भी मशीन, कोई भी कंप्यूटर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्रोग्राम जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है। सर्विस कैन बी एनीथिंग। क्रिकेट मैच का स्कोर देखना इज अ सर्विस, शेयर मार्केट के प्राइजेस देखना इज अ सर्विस, मे बी शॉपिंग करना इज अ सर्विस, मे बी कोई पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना इज अ सर्विस। तो एनीवन हु ऑलवेज वांट्स द सर्विस इज कॉल्ड एज अ क्लाइंट। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में ना क्लाइंट का बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दिया गया है, दो वर्ड का ही डेफिनेशन है। अ क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। मतलब क्लाइंट मतलब वो जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, उसको मैं बोलता हूं क्लाइंट। तो आज और आज के बाद अगर किसी ने क्लाइंट का डेफिनेशन पूछा, तो क्लाइंट का डेफिनेशन ये बोलने का, क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। क्लाइंट को हमेशा क्या चाहिए होता है? सर्विस। लेकिन सर क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए होता है वो जिसके पास होता है ना, दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज अ सर्वर। मतलब सर्वर मतलब वो जिसके पास वो सर्विसेज अवेलेबल होती है, एंड मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड भी करता है। इसके लिए सर्वर का डेफिनेशन बोला जाता है, सर्वर इज द सर्विस प्रोवाइडर। सुना मैंने क्या बोला? तो व्हाट इज क्लाइंट अगर मैंने पूछा तो क्या बोलोगे रे क्लाइंट का डेफिनेशन? क्लाइंट इज दी, मेरी आवाज आ रही है सबको? व्हाट इज क्लाइंट मैंने पूछा, व्हाट इज द डेफिनेशन? सर्विस एक्वायरर। Service acquired. या गिव मी द आंसर। वेयर एज व्हाट इज सर्वर? Service सर सर्वर provider. मतलब वो जिसके पास सर्विस होता है और वो सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस देता है। किसको देता है सर्विस? क्लाइंट को। इसके लिए सर्वर को मैं क्या बोलूंगा? सर्विस प्रोवाइडर। सुना सबने? यस सर। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला, मेरे वेब ने ये सिर्फ दो एंटिटीज नहीं दिए, ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे करते हैं वो भी बताया, और उसी का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो उसने पहला आर्किटेक्चर बना के दिया ना, दैट आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज टू टियर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर को टू टियर इसके लिए बोला जाता था क्योंकि आर्किटेक्चर के अंदर बस दो ही एंटिटीज थे, एक था क्लाइंट, दूसरा था सर्वर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ टू टियर आर्किटेक्चर। टू टियर आर्किटेक्चर की अगर मैं वर्किंग की बात करूं, तो क्लाइंट मतलब जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, क्लाइंट को सर्विस मिले, इसके लिए क्लाइंट जो है वो मेरे सर्वर को हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है। क्लाइंट सर्वर को सर्विस के लिए जो रिक्वेस्ट भेजता है ना, दैट रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज HTTP रिक्वेस्ट। एनी वन ऑफ यू नो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? Hypertext transfer protocol. बरोबर, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट ना? एनीवेज मुझे लगता है आप इस सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क भी पढ़ रहे हो। एम आई राइट एवरीवन? Yes, sir. एंड उसके अंदर आप ये सारे प्रोटोकॉल्स इन डेप्थ पढ़ने वाले हो। HTTP मतलब क्या, FTP मतलब क्या, STTP मतलब क्या? ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। तो ये कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग HTTP के रूल्स इस्तेमाल करते हैं। दैट्स व्हाई द रिक्वेस्ट इज कॉल्ड एज HTTP रिक्वेस्ट। तो मेरा क्लाइंट मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा, और मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वो प्रोवाइड करता है HTTP
रिस्पॉन्स। तो भाइयों इस सिंपल आर्किटेक्चर का नाम है टू टायर आर्किटेक्चर। टू टीयर बोलो, टू टायर बोलो, वॉट। क्लाइंट और सर्वर दो एंटिटीज है। क्लाइंट मेरे सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजेगा और मेरा सर्वर मेरे क्लाइंट को भेजेगा HTTP रिस्पॉन्स। दिस सिंपल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज अ टू टीयर आर्किटेक्चर। मैंने जैसे बोला ये सब बातें मैं आपको 1980s की कर रहा हूं। ये 1980 में टू टियर आर्किटेक्चर बनाया गया। इवेंचुअली ऐसा देखा गया कि टू टियर आर्किटेक्चर में बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। ऐसे तो बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन अपने को याद रखने जैसे टू टियर के दो डिसएडवांटेज है। टू टियर आर्किटेक्चर का जो सबसे पहला डिसएडवांटेज है उसका नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। नॉर्मली देख दोस्तों टू टियर आर्किटेक्चर में ऐसा बोला जाता है क्लाइंट जो होते हैं ना वो बहुत सारे होते हैं, क्लाइंट बहुत ज्यादा नंबर्स में होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली नॉर्मली सर्वर मेरा एक ही होता है। तो टू टियर आर्किटेक्चर में अगर कोई क्लाइंट फेल हो गया तो मेरा आर्किटेक्चर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टू टियर आर्किटेक्चर में सर्वर एक ही होता है ना, अगर सर्वर गलती से फेल हो गया तो मेरा पूरा की पूरा आर्किटेक्चर कोलैप्स हो जाएगा। सुना? कौन फेल तो आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा, बताइए। सर्वर फेल। अगर सर्वर फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल। मतलब सर्वर वो सिंगल पॉइंट है जो मेरे पूरे आर्किटेक्चर को फेल कर सकता है। इसके लिए मेरे प्रॉब्लम का या इश्यू का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। और टू टियर आर्किटेक्चर का जो दूसरा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का नाम है परफॉर्मेंस डिले। ऐसा बोला जाता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ क्लाइंट के लिए टू टियर आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जब क्लाइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत सारे क्लाइंट एक साथ मेरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, बेचारा मेरा सर्वर तो एट अ टाइम एक क्लाइंट को ही रिस्पॉन्स दे सकता है, राइट। बाकी सारे क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा। इससे जो डिले आएगा ना, दैट डिले इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मेंस डिले। हैव यू हर्ड मैंने क्या बोला? जब बहुत सारे क्लाइंट एक साथ सर्वर को क्या भेजेंगे, क्लाइंट सर्वर को क्या भेजता है रे? आई वॉन्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन ना, रिक्वेस्ट। सर्वर को क्या भेजेगा? रिक्वेस्ट। सर्वर तो एक ही होता है, बेचारा वो किसी एक क्लाइंट को ही क्या भेज सकता है? रिस्पॉन्स। बाकी सारे क्लाइंट को अपना टाइम आने तक वेट करना पड़ेगा, जिससे जो डिले आएगा दैट डिले इज कॉल्ड एज अ परफॉर्मेंस डिले। तो भाइयों ये दो प्रॉब्लम थे मेरे टू टियर आर्किटेक्चर के। ऑब्वियसली इसके ऊपर काम किया गया और टू टियर आर्किटेक्चर के यही दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, रादर जैसे मेरे बहुत सारे और भी इश्यूज थे, उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए दे कम अप विथ अ न्यू आर्किटेक्चर, जिस आर्किटेक्चर का नाम है थ्री टियर आर्किटेक्चर। मुझे लगता है आप सबने डीबीएमएस ऑलरेडी पढ़ा है, डीबीएमएस के अंदर भी आई होप आप सबने ये पढ़ा रहेगा, थ्री टियर आर्किटेक्चर। अगेन फ्रेंड सेम थ्री टियर आर्किटेक्चर को मैं थ्री टियर इसके लिए बोलूंगा क्योंकि इसके अंदर भी टोटल 3 एंटिटीज होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज क्लाइंट। ऑब्वियसली थ्री टियर आर्किटेक्चर में उन्होंने क्या किया पता है क्या? टू टियर का जो सर्वर था ना, सिंगल सर्वर, लोड बैलेंसिंग करने के लिए उन्होंने सर्वर को दो सर्वर में डिवाइड कर दिया। तो टू टियर में जिधर सिंगल सर्वर था, थ्री टायर आर्किटेक्चर में देयर आर टू सर्वर्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज वेब सर्वर। अच्छा, अभी मैं आपको इंटरनेट प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं, राइट ना, इसके लिए मैंने इसको नाम दिया वेब सर्वर करके। जब आप इंटरनेट प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, जब आप कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ते हो, इसको वेब सर्वर बोला जाता है। वही अगर आपने कोई डीबीएमएस का टेक्स्ट बुक देखा ना, तो इसको हम लोग एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं।
होता बंदा वही है, बस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके नाम अलग अलग है। तो मेरा जो पहला सर्वर होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। जो भी वेब रिलेटेड बिजनेस लॉजिक है, जो भी वेब रिलेटेड सर्विसेज है, वो सारे मेरे वेब सर्वर के अंदर होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर। वेरएज डेटाबेस सर्वर के अंदर जो भी डेटाबेस रिलेटेड डेटा होता है वो सारा मेरा डेटाबेस सर्वर के अंदर होता है। फाइन। तो आप देख रहे हो 3 टियर में मैंने टोटल 3 एंटिटीज बनाए, क्लाइंट, वेब सर्वर और डेटाबेस सर्वर। इसके लिए इसको 3 टियर आर्किटेक्चर बोला जाता है। एकदम सिंपल आर्किटेक्चर है। चलो 2 मिनट में इसको पढ़ते हैं काम कैसे करता है। 3 टियर आर्किटेक्चर में भी दोस्तों अपना जो क्लाइंट है, आपको तो पता है क्लाइंट मतलब सर्विस अक्वायरर, जिसको हमेशा क्या चाहिए होता है, सर्विस। तो क्लाइंट को सर्विस मिले, इसके लिए क्लाइंट मेरे वेब सर्वर को भेजेगा HTTP रिक्वेस्ट। आपने बराबर सुना, क्लाइंट वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा, विच इज कॉल्ड एज HTTP रिक्वेस्ट। वेब सर्वर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। अगर मेरे क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो वेब सर्वर के पास से है, तो मेरा वेब सर्वर ना डेटाबेस सर्वर को डिस्टर्ब नहीं करता। मेरा वेब सर्वर खुद मेरे क्लाइंट को भेजता है HTTP रिस्पॉन्स। सुना मैंने क्या बोला? क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा, वेब सर्वर एक्सेप्ट करेगा। इफ द सर्विस इज अवेलेबल इन वेब सर्वर इटसेल्फ, वेब सर्वर खुद मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्स भेजेगा विदाउट डिस्टर्बिंग डेटाबेस सर्वर। लेकिन अगर क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजा, क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए, अगर वो वेब सर्वर के पास अवेलेबल नहीं है, तो वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट, अगर वो डेटाबेस रिलेटेड डेटा है तो वो रिक्वेस्ट डेटाबेस सर्वर को भेजेगा। मतलब वेब सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा और सर्विस डेटाबेस सर्वर को भेजेगा। डेटाबेस सर्वर से डेटा लेगा, सर्विस लेगा और वो सर्विस फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को। सच आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एज 3 टियर आर्किटेक्चर। मुझे मेरे फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजता है उसको कौन एक्सेप्ट करता है, वेब सर्वर या डेटाबेस सर्वर? वेब सर्वर। वेब सर्वर। क्या करेगा, सर्विस अगर मेरे पास है तो मैं डेटाबेस सर्वर को डिस्टर्ब करूंगा क्या? नो नहीं। नो। नहीं, मेरा वेब सर्वर, मेरा एप्लीकेशन सर्वर खुद मेरे क्लाइंट को रिस्पॉन्स सेंड करेगा। लेकिन अगर सर्विस वेब सर्वर के पास नहीं है, मतलब वो डेटाबेस रिलेटेड सर्विस है, मतलब वो किसके पास रहेगा, डेटाबेस सर्वर के पास रहेगा। तो मेरा वेब सर्वर रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा, डेटाबेस सर्वर को। डेटाबेस सर्वर से सर्विस लेगा और वो सर्विस किसको देगा, क्लाइंट को। सुना? यस सर। समझा सबको? यस सर। Such architecture is called as a 3 tier architecture. Of course, अंदर की बात बोलूं तो इसके आगे भी बहुत सारे आर्किटेक्चर है, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये 2 आर्किटेक्चर देखने। तो ये था मेरा 3 टियर आर्किटेक्चर, जो अभी भी बहुत सारे स्मॉल स्केल कंपनीज यूज करते हैं। 3 टियर आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बोलूं तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी है। इसका जो पहला डिसएडवांटेज है दैट इज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब 2 टायर आर्किटेक्चर में मुझे बस एक ही सर्वर मेंटेन करना पड़ता है। 3 टियर में आपको इधर दिख भी रहा है मुझे कितने सर्वर मेंटेन करने पड़ते हैं, 2 एंड सर्वर मेंटेन करना ये बोलने के लिए सिंपल है, लेकिन करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो 3 टियर आर्किटेक्चर इज डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, डिफिकल्ट टू बिल्ड as compared to my 2 tier architecture. And can I comment student, जो मेरे 2 tier का पहला डिसएडवांटेज था, किसी को याद है 2 tier का पहला डिसएडवांटेज क्या था? सिंगल पॉइंट फेलियर। वेरी गुड, क्या था? सिंगल पॉइंट फेलियर। यस और नो? कैन आई कमेंट, ये मेरे 3 tier आर्किटेक्चर के अंदर भी है।
3 टियर में भी इन तीनों में एक ऐसा बंदा है, अगर वो फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा। कौन, बताइए मुझे। वेब सर्वर। खत्म, बरोबर। कौन है रे? वेब वेब सर्वर। सर्वर। अगर मेरा वेब सर्वर फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा। यस और नो? यस। क्योंकि आपको पता है, अगर भले सर्विस डेटाबेस सर्वर के पास है तो भी जो भी कम्युनिकेशन होता है वो तो वाया वेब सर्वर ही होता है, राइट है ना स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. अगर मेरा वेब सर्वर फेल तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। सबको समझा? तो 3 टायर आर्किटेक्चर के भी डिसएडवांटेजेस हैं। पहले तो वो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स से इंप्लीमेंट करना, एंड दूसरा सिंगल पॉइंट फेलियर। सिंगल पॉइंट फेलियर में आप क्या लिखोगे? अगर कौन फेल तो आर्किटेक्चर फेल हो जाएगा? Web server. सर्वर फेल वेब तो सर्वर फेल तो आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा मेरा? फेल। फेल। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। अभी ना अपने को अपने सिलेबस में ये वाला आर्किटेक्चर रेफरेंस लाइन में रखना है। आपके सिलेबस के जो चैप्टर्स है ना, वो इस आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आपके सिलेबस के इंटरनेट प्रोग्रामिंग के स्टार्टिंग पार्ट में हम लोग अलग अलग क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। जैसे HTML, आपने नाम तो सुना रहेगा सबने, CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जावास्क्रिप्ट, ये सारे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है जो हम लोग क्लाइंट पार्ट के अंदर का पढ़ने वाले हैं। देन हम लोग अपना मोर्चा लेके जाते हैं वेब सर्वर के पास। वेब सर्वर की बात करूं तो हम लोग उसके अंदर, जस्ट अ मिनट, स्टूडेंट जस्ट गिव मी अ 2 मिनट। Hello. Hello. ओके, यस, सॉरी 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 फॉर इंटरप्शन। आई वाज सेइंग कि अपने पूरे सिलेबस में हम लोग ये 3 रेफरेंस में पढ़ने वाले अपने टॉपिक्स। मेरी आवाज आ रही है अभी सबको? Yes, sir. यस सर। यस। जैसे मैंने बोला, क्लाइंट साइड के अंदर अपने को पढ़ना है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो अपने सिलेबस के 3 अलग अलग चैप्टर्स है। वेब सर्वर के बारे में बोलूं तो हम लोग वेब सर्वर के भी कुछ अलग अलग टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अपने सिलेबस में जावा भी इन्वॉल्व है, तो जावा के अंदर का सर्वलेट वी आर गोइंग टू स्टडी। जावा के अंदर का JSP जो वेब सर्वर टेक्निक है हम लोग पढ़ने वाले। देन PHP करके एक टॉपिक है जो अगेन एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। रिएक्ट JS जो करंटली मार्केट में सबसे हॉट टॉपिक है, वो भी हम लोग वेब सर्वर टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। इवन हम लोग डेटाबेस सर्वर के भी कुछ टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर वी आर गोइंग टू स्टडी JDBC, अगेन जिसको हम लोग जावा लैंग्वेज में पढ़ने वाले हैं। XML जिसको यूज करके वी कैन स्टोर द डेटा। सच टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन आवर सिलेबस। फाइन। तो अपना रेफरेंस लाइन ये 3 टियर आर्किटेक्चर है,
एंड इसको यूज करके हम लोग अलग अलग टेक्निक्स पढ़ने वाले। तो लेट्स स्टार्ट। हेलो। Sir, may I ask a question? या प्लीज श्योर। Uh, Sir, the three-tier architecture that you just told us about, client यस। and DB server. Sir, can you give a real-life example of that? Like what company or what kind of services use this? Basically na database server is nothing but a database. So every company uses a three-tier architecture. For example, maybe in your college, the server, the stack where the entire college data is there is called as database server. But to manage database server, to perform communication with your lab computer and database server, there is a one more server will be there, जिसको वेब सर्वर बोलते हैं। नॉर्मली जब हम लोग इसका प्रोग्राम करते हैं ना, अगर मैं कोई इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन दूं तो अपाचे सर्वर is one kind of web server. Then Glassfish server is one kind of web server. जिन एप्लीकेशन को यूजर करके we can build our web server. एक्चुअल वेब सर्वर भी ना आपके सर्वर जैसे होते हैं, बस उनका काम होता है डेटाबेस और क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करके देना। तो वी आर गोइंग टू स्टडी दोज सर्वर्स। जैसे मैंने बोला ना, वेब सर्वर के अंदर भी अलग अलग टेक्निक्स है जो हम लोग देखने वाले हैं, जो जिसके अंदर सर्वलेट आता है, जेएसपी आता है, पीएचपी आता है, रिएक्ट जेएस आता है, जिनको यूज करके हम लोग वेब सर्वर साइट टेक्नोलॉजीज बिल्ड करने वाले। ओके चलिए, Okay, जैसे मैंने बोला जैसे मैंने And बोला sir, श्योर, जैसे and मैंने sir- बोला हेलो Yes, sir. I have one more question. या Sir, you said that there are still multiple type of communications and server systems that are established, like more other than 3-tier and 2-tier. obviously. Sir, so will you also like give us an overview of that? That how? They are there in our syllabus. We are going to study entire architecture also. Different types of architecture we are going to study. Okay, Yes, so yes, apart they from are there. 3-tier also there are. Yes. Obviously, there are. जैसे अगर आपने क्लाउड देखा तो क्लाउड का आर्किटेक्चर अलग होता है। अगर आप कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर अलग होता है। नॉर्मल जावा वगैरह यूज कर रहे हो तो जावा 3-tier आर्किटेक्चर यूज करता है। बट अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग आर्किटेक्चर यूज करते हैं। बिग डेटा का अपना खुद का अलग आर्किटेक्चर है, तो डिफरेंट टेक्निक्स यूजेस डिफरेंट आर्किटेक्चर। ओके, इवेंचुअली हम लोग अपने सिलेबस में इन सबको पढ़ने वाले हैं। ओके, Thank you very लेट्स much, sir. स्टार्ट। यस ऑफ कोर्स। हाँ, तो मैं फिर से अपने टॉपिक पे आ जाता हूँ। जैसे मैंने बोला, हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज से। क्लाइंट साइड की बात करूं तो डियर स्टूडेंट, जो सबसे पहला टेक्निक हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं, उस टेक्निक का या उस टेक्नोलॉजी का नाम है HTML। मुझे लगता है मेरे सारे स्टूडेंट जो मुझे सुन रहे हैं उनको HTML या 90% लोगों को HTML पहले से पता रहेगा। मे भी आपने आपके 11-12 के अंदर भी HTML किया रहेगा। जिन्होंने वोकेशनल साइंस लिया था, दे हैव दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट HTML करके, राइट? हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 में HTML पढ़ने वाले हैं। अगर HTML की बात करूं तो HTML का फुल फॉर्म होप सबको पता रहेगा। व्हाट इज HTML? Anyone know it? Hypertext markup. Hypertext markup language. Exactly, hypertext markup language. It is a free source language. क्योंकि आपको पता है HTML के लिए या HTML का कोई भी कोड रन करने के लिए मुझे किसी भी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं होती। बस अगर मेरे पास वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर पता है ना कौन कौन से होते हैं, जैसे क्रोम इज वन काइंड ऑफ वेब ब्राउजर, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे मेरे वेब ब्राउजर है, राइट? अगर मेरी मशीन में वेब ब्राउजर है तो मैं HTML को यूज कर सकता हूं। HTML की बात करूं तो HTML लैंग्वेज बनाया गया था 1989 में बाय वन पेयर ऑफ प्रोग्रामर्स, पेयर ऑफ साइंटिस्ट, जिनका नाम था टिम बर्नर्स और दूसरे का नाम था ली करके। तो टिम बर्नर्स और ली,
इन दोनों ने मिलके HTML बिल्ड किया। HTML का अगर मैं आपको प्राइमरी यूज बताऊं तो HTML को यूज करके हम लोग बेसिकली वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। वेब पेजेस अगर काफी हेवी वर्ड लग रहा है तो वेब पेजेस को आप वेबसाइट बोलोगे तो भी चलेगा। तो एक नॉर्मल सिंपल सा अगर मुझे वेबसाइट क्रिएट करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा HTML। HTML की एक और हाईलाइट करने वाली बात जो आप सबको में भी पता रहेगी, जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का कुछ ना कुछ प्रोमिनेंट एंटिटी होता है। जैसे आपने सी पढ़ा है, याद है सेमेस्टर 2 में? सी में कैसे हर काम करने के लिए हम लोग अलग अलग फंक्शंस यूज करते थे। जैसे आपने जावा भी पढ़ा है, जावा के अंदर हर काम करने के लिए अलग अलग क्लासेस थे, स्कैनर था, वेक्टर था, राइट ना? जैसे पाइथन के अंदर हर काम करने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स थे, वैसे HTML के अंदर हर काम करने के लिए मुझे यूज करने पड़ते अलग अलग टैग्स। अभी जो मैं आज आपको टैग्स पढ़ाने वाला हूं, मुझे लगता है 90% स्टूडेंट को वो सारे टैग्स पहले से पता रहेंगे, बट स्टिल स्टूडेंट मैं आपको वो टैग पढ़ाता हूं बाय अज्यूमिंग कि आपको कुछ पता नहीं रहेगा, सो दैट जब मैं चैप्टर नंबर 2 में जाऊंगा मैं उनको काफी वाइडली यूज कर सकूं। तो शैड आई स्टार्ट राइटिंग माय फर्स्ट प्रोग्राम यूजिंग HTML? मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. तो Yes. चलिए मैं आज HTML का पहला प्रोग्राम लेता हूं। लाइक आई ऑलरेडी सेड, ये टैग्स आपने कभी ना कभी यूज किए रहेंगे, तो यू पीपल प्लीज हेल्प मी टू राइट दोज टैग्स। बस ये एक बार अपने हाथ के नीचे से जाएंगे तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोलते बोलते बोला, HTML के लिए ना मुझे कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह की जरूरत नहीं है। बस मेरे मशीन के नोटपैड के ऊपर मैं अपने HTML का कोड लिख सकता हूं। तो ये रहा, मैंने आपके सामने मेरा नोटपैड ओपन कर दिया एंड इसके अंदर हम लोग लिखने जा रहे अपना HTML का पहला प्रोग्राम। पहला प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग HTML के अलग अलग फॉर्मेटिंग टैग्स इस्तेमाल करने वाले। फॉर्मेटिंग टैग्स, फॉर्मेटिंग टैग्स मतलब वो टैग्स जिनको यूज करके मैं मेरे आउटपुट को डिजाइन कर सकता हूं, डेकोरेट कर सकता हूं और इंटरैक्टिव बना सकता हूं। ऐसे टैग्स को मैं बोलता हूं फॉर्मेटिंग टैग्स। मैं अगर बहुत फास्ट जा रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो, मैं थोड़ा सा और भी स्लो जा सकता हूं। लेट्स स्टार्ट। तो मैंने मेरा नोटपैड तो ओपन कर दिया जिसके अंदर मैं अपने HTML का पहला कोड लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार बोला, HTML के अंदर हर काम करने के लिए मुझे यूज करने पड़ते टैग्स। टैग्स लिखने के लिए मुझे ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग का नाम नॉर्मली लिखना पड़ता है। हर HTML पेज का स्टार्टिंग नॉर्मली HTML टैग से ही होता है। तो हर HTML प्रोग्राम का, हर HTML पेज का स्टार्टिंग HTML टैग से होगा और उसका क्लोजिंग भी HTML टैग से होगा। टैग को क्लोज करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है /HTML। तो HTML ओपनिंग टैग, HTML क्लोजिंग टैग, बस इनके अंदर मुझे अपना प्रोग्राम लिखना पड़ता है। डियर स्टूडेंट, HTML के अंदर ना टोटल 2 सेक्शंस होते हैं। द फर्स्ट सेक्शन इज कॉल्ड एज हेड सेक्शन एंड द सेकंड सेक्शन इज कॉल्ड एज द बॉडी सेक्शन। ऑब्वियसली ये तो कुदरत का नियम है, बरोबर ना? हेड पहले होता है, बॉडी बाद में होता है। इसके लिए पहले आपको लिखना पड़ता है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन के अंदर भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग टैग्स लिख सकते हैं। इवेंचुअली जब हम लोग CSS वगैरह देखेंगे, हेड सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले। जैसे मैंने बोला, आज का ये सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप है। हेड सेक्शन के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंटली मुझे टैग इस्तेमाल करना पड़ता है, उस टैग का नाम है टाइटल टैग।
टाइटल टैग नाम से ही पता चलता है। बाय द वे, HTML के जो भी टैग्स है ना, दे आर नॉट केस सेंसिटिव। मतलब टाइटल को अपने स्मॉल में लिखा तो भी चलेगा, टाइटल को अपने कैपिटल में लिखा तो भी चलेगा। टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो मेरे वेब पेज के टाइटल बार के ऊपर आ जाएगा। टाइटल बार मतलब समझ में आता है ना, जैसे ये आपको नोटपैड दिख रहा है मेरा, नोटपैड के देखो टाइटल बार में लिखा है untitled/notebook, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो अगर मुझे टाइटल बार के ऊपर कुछ भी चाहिए तो मुझे मेरे टाइटल टैग के अंदर लिखना पड़ता है। जैसे वन नोट के देखो टाइटल बार पे लिखा है वन नोट करके, तो लाइकवाइज अगर मुझे मेरे वेबसाइट के टाइटल बार के ऊपर कुछ चाहिए, फॉर एग्जांपल इधर मुझे लिखना है फॉर्मेटिंग टैग्स करके, मैंने ऐसे कुछ तो रैंडमली लिख दिया, तो वो मेरे टाइटल बार के ऊपर दिखाई देगा फॉर्मेटिंग टैग्स करके। ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला, जो भी टैग में ओपन करता हूं मुझे स्लैश करके उस पर्टिकुलर टैग को क्लोज भी करना पड़ता है। तो ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा फॉर्मेटिंग टैग, वो मेरे टाइटल टैग के अंदर लिखा, मतलब मेरे टाइटल बार के ऊपर आ जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने बोला हेड सेक्शन के अंदर वैसे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, इवेंचुअली ऐसे ऐसे सारे चीजों को देखेंगे। अभी तो ये अपना पहला ही कोड है, तो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। टाइटल टैग लिखने के बाद इधर मैं अपना हेड सेक्शन भी करता हूं खत्म। लाइक आई सेड, HTML के अंदर मेन दो सेक्शन होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि हेड सेक्शन नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन बॉडी सेक्शन HTML के अंदर आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ता है। तो इधर भी ना बॉडी सेक्शन के अंदर मैं आपको अलग अलग मेरे फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ाने वाला हूं। जो पहला टैग मुझे आपको पढ़ाना है, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है I स्टैंड फॉर इटैलिक। आई टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो इटैलिक फॉन्ट में प्रिंट होगा या इटैलिक फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसके अंदर लिखा आई एम इन इटैलिक, ये जो टेक्स्ट है वो इटैलिक फॉन्ट में डिस्प्ले होगा। जैसे मैंने बोला जो टैग को मुझे ओपन किया उस टैग को मुझे क्लोज भी करना पड़ता है, तो इधर मैंने आई टैग को क्लोज भी कर दिया। हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे टैग जो आपने ओपन किए उनको क्लोज करना ही पड़ता है। मेरे HTML के अंदर कुछ सेल्फ कंटेंड या सेल्फ क्लोजिंग टैग्स भी होते हैं। सेल्फ कंटेंड टैग मतलब वो टैग जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता या जिनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, बस उनको यूज करो, दैट्स इट। इनको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं सेल्फ कंटेंट टैग में जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग है उसका नाम है BR। BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। ये BR क्या करेगा, जैसी एनकाउंटर होगा वो कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लेके आएगा। इट्स लाइक जैसा हम लोग अपने सी में कैसे \n लिखते थे, वैसे इधर मुझे यूज करना पड़ता है BR। एंड हाँ, ये सेल्फ कंटेंट टैग है, मतलब इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है अपार्ट फ्रॉम आई, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है B। एग्जाम में पूछा जाता है एक्सप्लेन एनी 5 फॉर्मेटिंग टैग्स। मैं अभी जो सिखा रहा हूं उसमें से जो जैसा पूछा जाए, जितना नंबर पूछा जाए, आपको उतने टैग्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा विद एग्जांपल। B टैग के अंदर मैं जो भी लिखता हूं ना वो मेरे बोल्ड में डिस्प्ले होता है। बोल्ड फॉन्ट सबको पता रहेगा, तो अगर मुझे बोल्ड में कुछ डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा B टैग। फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा आई एम इन बोल्ड। आप कुछ लिखिए मत, आप प्लीज, जो भी रिक्वायर्ड है मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, कंटेंट भी दूंगा। तो कहने से आई एम इन बोल्ड, जो मैंने रैंडम टेक्स्ट लिखा वो मेरे बोल्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। अगेन नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में मिले, इसके लिए इधर मैं यूज करता हूं BR टैग, लाइन को ब्रेक करने के लिए।
वो तो सेल्फ कंटेंट है, आपको तो पता है, उसको मुझे क्लोज करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज यू टैग। यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। यू टैग के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा ना, उस टेक्स्ट के नीचे मुझे अंडरलाइन दिखाई देगा। तो फॉर एग्जांपल इधर मैंने रैंडम एक टेक्स्ट लिखा अंडरलाइन करके, बस इतना ही, और इधर मैंने यू टैग को खत्म कर दिया। ये जो टेक्स्ट है अंडरलाइन, उसके नीचे मुझे अंडरलाइन दिखाई देगा, ये अंडरलाइन के साथ मुझे दिखाई देगा। कहने का मुद्दा ये है, यू टैग अंडरलाइन के लिए यूज होता है। अगेन बीआर, लाइन को ब्रेक करने के लिए। जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है जो अपने को पढ़ना है, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है स्मॉल। स्मॉल टैग के अंदर मैं जो भी लिखता हूं ना, वो स्मॉल फॉन्ट में दिखाई देता है। स्मॉल फॉन्ट में मतलब लोअर केस में नहीं बोला मैंने, मतलब उसका रेगुलर फॉन्ट से फॉन्ट कम हो जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपका रेगुलर फॉन्ट है 14, तो वो एक से कम हो जाएगा। फॉन्ट कम करने का काम करता है मेरा स्मॉल टैग। तो फॉर एग्जांपल इधर लिखा आई एम इन स्मॉल फॉन्ट, और इधर मैंने मेरा स्मॉल टैग खत्म कर दिया, तो ये जो टेक्स्ट है वो मुझे स्मॉल फॉन्ट में दिखाई देगा। अभी आप बोलोगे सर अगर मुझे इसको और स्मॉल करना है तो वो भी प्रोविजन है। इसके लिए फंडा क्या है पता है स्मॉल टैग का? आप एक बार स्मॉल लिखोगे तो वो एक पॉइंट से फॉन्ट को कम करेगा, डिक्रीज करेगा। वही अगर आप 2 बार स्मॉल लिखोगे तो वो 2 पॉइंट से फॉन्ट को डिक्रीज करेगा। आप 3 बार लिखोगे तो 3 पॉइंट से डिक्रीज करेगा, 4 बार लिखोगे तो 4 पॉइंट से डिक्रीज करेगा, एंड सो ऑन। तो फॉर एग्जांपल इधर मैं एग्जांपल के तौर पे 2 बार स्मॉल यूज करता हूं, एंड अगर मैंने लिखा आई एम टू स्मॉल, ऑब्वियसली 2 बार मैंने टैग ओपन किया तो कहने से 2 बार मुझे इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो इधर 2 बार मुझे स्मॉल टैग को करना पड़ेगा क्लोज। मैंने इधर 2 बार स्मॉल टैग यूज किया, तो ये जो मेरा टेक्स्ट है वो एक पॉइंट और डिक्रीजिंग फॉन्ट में मुझे दिखाई देगा। बीआर, लाइन को ब्रेक करने के लिए, मतलब मेरा नेक्स्ट आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए। भाइयों, जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग है विच आई वांट टू टीच यू, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है SUB, स्टैंड फॉर सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट मतलब वो टेक्स्ट जो आपको आपके बेस लाइन के नीचे चाहिए होता है। नॉर्मली अगर एग्जांपल दूं तो जब हम लोग कोई केमिकल कंपाउंड लिखते हैं लाइक H2O, कहना से H एंड O ये नॉर्मल अपने बेस लाइन में होते हैं, लेकिन 2 जो होता है वो मुझे बेस लाइन के नीचे लिखना पड़ता है, राइट ना? या CO2, इधर का 2 जो है कहना से मुझे बेस लाइन के नीचे लिखना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज अ सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो अगर मुझे कोई सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करूंगा सब टैग, जिसको यूज करके मैं सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट प्रिंट कर सकता हूं। तो इधर मैंने कंटेंट भी वही लिखा है सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट करके, अगर इसको मैंने सब टैग के अंदर लिखा है तो ये सब्सक्रिप्टेड फॉर्म में प्रिंट हो जाएगा, मतलब बेस लाइन के नीचे प्रिंट हो जाएगा। जैसे सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है वैसे दोस्तों सुपर सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट भी होता है या सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट भी होता है। सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट मतलब फॉर एग्जांपल अगर मुझे x² प्रिंट करना है, कहने से ये जो 2 है वो बेस लाइन के ऊपर चाहिए, मुझे ऊपर वाले साइड में चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। तो अगर मुझे कोई सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट चाहिए तो उसके लिए मेरे टैग का नाम है SUP। SUPP के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट लिखूंगा, फॉर एग्जांपल अगर इसके अंदर मैंने लिखा सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, तो वो मेरे रेफरेंस लाइन के ऊपर मुझे दिखाई देगा। तो इधर मेरा SUP टैग खत्म। बस ये पहले प्रोग्राम में मैं ज्यादा डिटेलिंग में या बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहता,
मैं बस इतना चाहता हूं कि जो मैंने स्क्रीन के ऊपर लिखा है वो सबको 100% समझे। मैंने कौन कौन से टैग सिखाए, एक बार मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझे आंसर दीजिए। मुझे बोलो टाइटल टैग के अंदर मैं जो भी लिखता हूं वो कहां पे आता है? टेल मी। टाइटल बार। बरोबर, Title. कहने से मेरे टाइटल बार के ऊपर आ जाएगा। यस और नो? नेक्स्ट, बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने एक आई करके टैग इस्तेमाल किया है। कैन यू टेल मी आई टैग का पर्पस क्या होता है? To display the text in italics. बरोबर, अगर मुझे मेरा वेबसाइट के अंदर का कोई भी टेक्स्ट इटैलिक्स में प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं आई टैग यूज करूंगा। बीआर का क्लोजिंग टैग नहीं है, बिकॉज बीआर इज कॉल्ड एज डैश। क्या बोलते हैं उन टैग को जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता? Self-closing tag. एग्जैक्टली। बी टैग के अंदर जो भी लिखूंगा वो कैसे प्रिंट होगा? Bold. Bold. यू में जो लिखूंगा वो अंडरलाइन के साथ प्रिंट होगा। स्मॉल टैग का फंडा समझा सबको? मैंने क्या बोला? Yes. स्मॉल टैग के अंदर आप जो भी लिखोगे उसका फॉन्ट वो कम करेगा। 2 बार स्मॉल यूज करोगे तो 2 पॉइंट से कम करेगा, 3 बार स्मॉल यूज करोगे तो 3 पॉइंट से कम करेगा, एंड सो ऑन। हालांकि फॉन्ट सेट करने के लिए फॉन्ट करके भी टैग है, लेकिन ये भी एक फॉर्मेटिंग टैग है जिसको यूज करके हम लोग फॉन्ट को मैनेज कर सकते हैं। बाकी मेरा एसयूबी और एसयूपी, ये सब्सक्रिप्टेड और सुपरस्क्रिप्टेड टैग भी सबको समझा, राइट ना स्टूडेंट? Yes, sir. चलो, पहला जो अपना बहुत ही बेसिक प्रोग्राम था वो तो मैंने लिख दिया। एज आई सेड, ये सारे टैग, रादर एचटीएमएल के अंदर के सारे टैग मुझे बॉडी सेक्शन के अंदर ही लिखने पड़ते हैं। तो मैंने सारे टैग को लिखा तो इधर मेरा बॉडी सेक्शन खत्म। बस मुझे मेरे पहले प्रोग्राम के अंदर जो करना था मैंने कर दिया। बॉडी सेक्शन के बाद यहां पे मेरा HTML टैग भी खत्म। ओके स्टूडेंट, तो आप नोटिस करो। अच्छा, HTML को मैंने इधर ऑलरेडी खत्म कर दिया था तो इसको मैं अभी इधर से डिलीट करता हूं। तो आप प्लीज नोटिस करो, पूरा की पूरा कोड मेरे HTML टैग के अंदर होता है, जिसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं। एक होता है हेड सेक्शन। अभी इधर मैंने नॉर्मल नोटपैड यूज किया, इसके लिए थोड़ा सा ओरिएंटेशन सबका एक लाइन में दिख रहा है। अगर वही मैंने नोटपैड प्लस यूज किया तो आपको ओरिएंटेशन भी अच्छे से दिखाई देगा। मे बी नेक्स्ट टाइम हम लोग नोटपैड प्लस यूज करेंगे, मतलब वो ओरिएंटेशन इंटेंडेशन सब प्रॉपर आएगा। हेड सेक्शन के अंदर जैसे करंटली मैंने एक ही टैग यूज किया, टाइटल टैग, एंड बॉडी सेक्शन के अंदर मैंने सारे फॉर्मेटिंग टैग्स इस्तेमाल किए। बाकी सबको पता रहेगा HTML प्रोग्राम को आप किधर भी सेव कर सकते हो। तो लेट मी सेव दैट पर्टिकुलर कोड इन माय डेस्कटॉप ओनली। सपोज ये कोड को मैं सेव करता हूं फॉर्मेटिंग नाम से। नीडलेस टू से, जैसे सी प्रोग्राम को .c एक्सटेंशन से सेव करते हैं, जावा को .java एक्सटेंशन से, पाइथन को .py से, वैसे HTML कोड को मुझे सेव करना पड़ेगा .html एक्सटेंशन से। तो मैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फॉर्मेटिंग .html इस नाम से मेरे कोड को करता हूं सेव। बाकी जब मैं मेरे डेस्कटॉप को अभी ओपन करूंगा, मेरे डेस्कटॉप के ऊपर फॉर्मेटिंग करके ये दिख रहा है सबको, HTML डॉक्यूमेंट का ब्राउजर फाइल बनेगा। मेरे मशीन में क्रोम ब्राउजर है, इसके लिए क्रोम वाला फाइल बनेगा। अगर आपके मशीन में मे बी मोजिला है तो उसका वो मोजिला वाला फाइल बनेगा। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर वाला फाइल बनेगा। मेरे मशीन में क्रोम है तो देखो ये गूगल क्रोम फाइल बन गया। बस इसको रन करने के लिए आपको तो पता ही है, मुझे इसी फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा, सो दैट आई विल सी माय आउटपुट। तो देखो टेक्स्ट आपको इटैलिक में दिख रहा है, टेक्स्ट आपको बोल्ड में दिख रहा है, कुछ टेक्स्ट के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है। आई एम इन स्मॉल, अब ये बहुत ही स्मॉल है, इसके लिए थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कतें होंगी, लेकिन थोड़ा सा आप जूम आउट करके देखिए। आई एम इन स्मॉल फॉन्ट का जो फॉन्ट है और आई एम टू स्मॉल का फॉन्ट है, उसमें भी फर्क है। कहने से ये जो आई एम टू स्मॉल है वो और भी छोटे फॉन्ट में है, राइट है ना? वेयर एज रेफरेंस लाइन के जो नीचे उसको मैं बोलूंगा सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट,
और रेफरेंस लाइन के जो ऊपर है, बेस लाइन के ऊपर, उसको मैं बोलूंगा सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट. सो दैट इज माय बेसिक आउटपुट ऑफ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स. मेरे पहले चैप्टर के अंदर मुझे आपको ये कुछ टैग्स पढ़ाने हैं, एंड देन फिर हम लोग CSS जावास्क्रिप्ट यूज करके उनसे अलग अलग एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे. अभी तक जो भी मैंने बोला उसमें किसी को कुछ डाउट है क्या स्टूडेंट्स? अगर आपको क्लियर है, आई हाईली अप्रिशिएट अगर आप चैट विंडो पे मुझे क्लियर मैसेज दो. तो इफ इट इज क्लियर, प्लीज पुट क्लियर इन द चैट विंडो. क्लियर एवरीवन? यस. सेकंड थिंग, मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने प्रीवियस सेमेस्टर में भी पढ़ाया है, तो आपको मेरा बेसिकली पढ़ाने का टेक्निक पता है. मैं नॉर्मली रेकमेंड करता हूं कि मैं जो भी सिखाता हूं आप उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख के रखिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अभी तो हम लोग उस दौर से बाहर आ गए कि हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं. नहीं, अभी अपने को वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट समझने के लिए पढ़िए. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग. एंड सेकंड थिंग, मैं जो भी पढ़ाता हूं मैं आपको वो लिखने के लिए बोलूंगा. आप प्लीज एक सेपरेट नोटबुक बनाइए इंटरनेट प्रोग्रामिंग का. ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सब्जेक्ट के लिए भी, आपके फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट के लिए भी, आपके मिनी प्रोजेक्ट के लिए भी, एज वेल एज आपके जॉब के लिए भी. तो इसका एक सेपरेट नोटबुक बनाइए जिसके अंदर मैं जो भी आपको लिखवा के दूंगा वो सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए. बाकी जैसे जैसे मेरे चैप्टर होते जाएंगे मैं एक एक चैप्टर वी बुक के अंदर आपको अपलोड करता जाऊंगा, जो आप वी बुक से भी रेफर कर सकते हो. बट नोटबुक इज द बाइबल फॉर यू. जो भी है सब नोटबुक के अंदर है, और नोटबुक के अंदर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा. तो एक सेपरेट नोटबुक सबको मेंटेन करना है आपके इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द आंसर. जो मैंने आज पहले 2 टॉपिक आपको सिखाए वो. यस, मेरा स्लाइड सबको विजिबल है, राइट है ना स्टूडेंट? Yes, sir. यस. सब्जेक्ट का नाम सबको पता है, सबको मेरा नाम भी पता है. लेट्स स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चैप्टर. तो नोटबुक के अंदर अपने पहले चैप्टर का नाम लिखिए, इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी. लिखा सबने चैप्टर का नाम? हेलो, लिखा सबने? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, पहले टॉपिक का नाम लिखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. एंड प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर. ये वही है जो मैंने आपको सिखाया, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, 2 टायर आर्किटेक्चर. और नीचे ना 2 टायर आर्किटेक्चर का डायग्राम भी बना दीजिए. 2 टायर आर्किटेक्चर का डायग्राम याद है ना? सबसे पहला था मेरे पास क्लाइंट, देन मेरे पास था सर्वर. अच्छा, कोई अनम्यूट करके बता पाएगा क्लाइंट सर्वर को क्या भेजता है रे? HTTP request. Request. HTTP रिक्वेस्ट. और ऑन द अदर साइड सर्वर मेरे क्लाइंट को क्या भेजेगा? HTTP response. रिस्पॉन्स. चलिए आंसर कंप्लीट कीजिए 2 टायर का.
and once you completed, tell me done करके, so that I can change my slide. Done, everyone? Shall I change my slide? Yes, sir. थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहो। सर डायग्राम भी बनाना है, हाँ जी, सॉरी, डायग्राम भी बनाना है। डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना है, इसके लिए तो मैंने इधर बनाया। ओके, हुआ ना सबका लिख के? चले मैं चेंज करता हूँ स्लाइड। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. इसके दो डिसएडवांटेजेस विच आई ऑलरेडी सेड यू, सिंगल पॉइंट फेलियर एंड परफॉर्मेंस डिले। हुआ? सर 1 मिनट। यस। सर डन। यस, 3 tier आर्किटेक्चर, इधर भी 3 tier आर्किटेक्चर का आई वांट टू मेक अ डायग्राम। तो आप आंसर लिखना चालू कर दीजिए, तब तक मैं नीचे डायग्राम बना देता हूँ। कौन से 3 एंटिटीज से? क्लाइंट था, दूसरा कौन सा था? वेब सर्वर। Web server. यस, एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज डेटाबेस डेटाबेस सर्वर। सर्वर। डीबी मतलब पूरा लिखा है, डेटाबेस सर्वर।
एक मिनट। हाँ, डन ना एवरीवन? Yes, sir. यस, Sir, 1 minute. ओके ओके, Sir, diagram. हाँ श्योर श्योर श्योर। चलिए, Yes, वो sir. यस, वो 3 टायर आर्किटेक्चर में पता है ना, सिंगल पॉइंट फेलियर में वेब सर्वर फेल हो गया तो पूरा के पूरा आर्किटेक्चर फेल होता है, राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. आपका होने के बाद मुझे बोल दिया करिए तो मैं Sir? करूँ। यस, ये प्रोग्रामिंग करने के लिए आप हमको VS कोड में करवाओगे या फिर अलग इनके सेपरेट आईडी डाउनलोड करवाओगे? नहीं नहीं, अलग सेपरेट आईडी करके हम लोग करेंगे। Okay. इज इट डन एवरीवन? Done, sir. Yes, sir. यस। नेक्स्ट टॉपिक क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, और क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है HTML। HTML मेरा पहला टेक्नोलॉजी है। क्लाइंट साइड के अंदर हम लोग 3 टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं। HTML आज स्टार्ट किया, उसके बाद CSS और उसके बाद जावास्क्रिप्ट। ये HTML के बारे में कुछ मैंने 4 पॉइंट ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स है। अभी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंटरनेट प्रोग्रामिंग का ओरल प्रैक्टिकल एग्जाम तो है नहीं। हाँ, लेकिन आपको पता है अभी मे बी MCQ में
इन पॉइंट में से कुछ पूछा जा सकता है कि भाई HTML क्या होता है, किसने डेवलप किया, कौन से ईयर में डेवलप किया। HTML के ना बहुत सारे वर्जन है। जब स्टार्ट हुआ था 1989 में तो HTML 1 बनाया गया। अभी जो लेटेस्ट वर्जन हम लोग यूज करते हैं HTML का, दैट इज HTML 5। इसके लिए मैंने लास्ट पॉइंट भी वही रखा है, द लेटेस्ट वर्जन इज नोन एज HTML 5। तो अभी जो हम लोग करंटली यूज करते हैं दैट इज HTML 5। वर्जन मतलब क्या, बेसिकली हर वर्जन के अंदर उन्होंने कुछ नए नए टैग्स ऐड किए। सो प्लीज राइट डाउन दिस पॉइंट्स आल्सो। Tim Berners and Lee, these are two programmers who has developed the HTML. एंड फ्री सोर्स होने के वजह से उसको बाकी सारे लैंग्वेजेस भी यूज करते हैं। जैसे जावा भी HTML को यूज करता है अपने कुछ एप्लीकेशंस में, C# भी HTML को यूज करता है अपने एप्लीकेशन में, VB भी HTML को यूज करता है अपने कुछ एप्लीकेशंस में। तो जब जब वेब रिलेटेड कुछ भी आएगा अपने को HTML यूज करना पड़ेगा। डन। सर लास्ट लैंग्वेज कौन सा बोला आपने? जावा, विजुअल बेसिक। विजुअल बेसिक। यस यस यस, ओके। जिसको आजकल .NET बोला जाता है। .NET अगर आपने वर्ड कभी सुना रहेगा तो। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, डन। Yes, sir. Done, sir. यस, बस HTML फॉर्मेटिंग टैग्स जहां से हमने आज स्टार्ट किया। सो दीज आर दी फॉर्मेटिंग टैग्स। आई गेस ये सारे टैग्स आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, P टैग मेरे से आपको बताना भूल गया। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। अगर मुझे कोई टेक्स्ट पैराग्राफ के साथ प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं यूज करूंगा P टैग। बाकी सारे टैग तो आई गेस मोस्ट ऑफ मैंने यूज किए हैं। तो यू प्लीज मेक दिस टेबल, एंड ये टेबल के नीचे हमने जो अभी प्रोग्राम देखा था ना, वो एज ए एग्जाम्पल हम लोग यूज करेंगे। तो इनकेस अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर HTML फॉर्मेटिंग टैग्स और एक्सप्लेन एनी 5 HTML फॉर्मेटिंग टैग्स, आपको अकॉर्डिंगली इन टैग्स का डेफिनेशन लिख के देना पड़ेगा जो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। एंड देन कोई तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा जिस एग्जाम्पल के अंदर वो टैग्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो you please complete this table and then I'll show you that example also जिसके अंदर हमने इन सारे टैग्स को यूज किया।
अगेन होने के बाद बोल दीजिए डन करके. Done, sir. एंड प्लीज हुआ ना सबका लिख के. Yes, sir. Yes, sir. एंड प्लीज एग्जाम्पल बोल के ये कोड लिख दीजिए. सर एग्जाम में आउटपुट नेसेसरी नहीं रहेगा? नहीं 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 ऑब्वियसली नहीं. ओके ओके सर. ओनली कोड. बहुत बार पेपर में, अब ये तो आपका रिवाइज सिलेबस है आईपी का. इसके पहले सब्जेक्ट का नाम था वेब टेक्नोलॉजीज करके. कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है. लास्ट साइकिल में सब्जेक्ट का नाम था वेब टेक्नोलॉजीज करके. बहुत बार ऐसा भी होता था कि वो विंडोज आपको बना के देते थे पेपर में, और उस विंडो के अकॉर्डिंगली आपको आपका HTML का कोड लिखना पड़ता था. सर बोलिए. इसमें हमको कुछ एक्सटेंशंस वगैरह भी- आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे. सर कुछ एक्सटेंशंस वगैरह भी डाउनलोड करने होंगे क्या हमको? एज सच नहीं, क्योंकि आईडीज अपने सपोर्ट करते हैं. रिएक्ट जेएस में थोड़े बहुत लगेंगे अपने को. वो मैं आपको बताऊंगा जब रिएक्ट जेएस आएगा ना. अपना लास्ट चैप्टर है रिएक्ट. जब वो आएगा तब हम लोग देखेंगे. बाकी तो किसी में नहीं लगते. ओके, थैंक यू सर. तो स्टूडेंट क्या बोलते हैं, आजकल काफी ज्यादा यूज किया जाता है वर्ड. इट इज जस्ट अ किक स्टार्ट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग HTML के कुछ और टैग्स यूज करके अपने नेक्स्ट टॉपिक को भी देखने वाले, जिसका नाम है CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट, जिसको यूज करके एग्जिस्टिंग HTML पेज को हम लोग और डेकोरेटिव बना सकते हैं बाय सेकंड क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी. उसको हम लोग नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले. आज मैं बस आपको इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, फॉर्मेटिंग टैग्स तक. नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने बोला, हम लोग एक्चुअल टैग्स और एक्चुअल कंटेंट को स्टार्ट करेंगे. फाइन. तो अगर आपका इतना लिख के हो गया है, यू पीपल कैन लीव द सेशन. नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू विथ फर्दर टॉपिक्स. ओके स्टूडेंट्स. Okay, thank you, sir. चलिए, थैंक Thank यू एंड प्लीज टेक केयर ऑफ Thank you, योरसेल्फ. sir. बाय बाय बाय. Thank you, sir. Thank you, sir. यस, थैंक यू.